हम लोग आज संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। जिन टॉपिकों को हम लोगों ने संविधान में पढ़ लिया है, उन टॉपिकों से संबंधित जो यूपीएससी के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखा जाए कि यूपीएससी किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, किन टॉपिक पर उनका फोकस होता है, उनके प्रश्नों को करने की तकनीक क्या है। यूपीएससी के प्रश्नों को अगर आप गौर से देखेंगे तो उनकी जो भाषा शैली है, भाषा शैली पर थोड़ा सा ध्यान दें और उसके भाव को समझकर, हो सकता हो कि कुछ शब्द वो ऐसे प्रयोग करें जिनका आप जो वास्तविक अर्थ है वो न जाने, लेकिन उस प्रश्न के भाव को पकड़ के उसका उत्तर दिया जा सकता है। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इस प्रश्नोत्तरी में। पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। पहली भाषा गुजराती, दूसरी कन्नड़, तीसरी तेलुगु। और इसमें पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से किसको या किनको सरकार ने श्रेष्ठ या क्लास की भाषा या भाषाएं घोषित किया है। तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों भाषाओं में से कौन कौन सी भाषाएं जो क्लासिकल भाषा 2004 से जो भारत सरकार ने क्लासिकल भाषाओं की एक श्रेणी जो शुरू की है, तो उसमें कौन, ये तीनों में से कौन कौन भाषाएं हैं। तो 2004 से जो क्लास की भाषाओं की श्रेणी शुरू की गई, तो सबसे पहले तमिल को क्लास की भाषा घोषित किया गया था। फिर 2005 में संस्कृत को घोषित किया गया, फिर तेलुगु, कन्नड़, फिर मलयालम, उड़िया। उसके बाद अभी 2024 में कुछ भाषाओं को घोषित किया गया, जिसमें मराठी है, प्राकृत है, पाली है, असमिया है, बंगाली है, लेकिन इसमें से गुजराती नहीं है। तो दो भाषाएं, 2 और 3, कन्नड़ और तेलुगु, जो कि सांस्कृतिक भाषा की श्रेणी में है। तो इसका आंसर ग होगा। ठीक, सांस्कृतिक भाषा जब 8वीं अनुसूची हम लोग कर रहे थे तो उस समय क्लास की भाषाओं को भी हम लोगों ने देखा था। ठीक, तो ये प्रश्न बड़ा आसानी से हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखा जाए। 2014 में ही ये भी प्रश्न पूछा गया था। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक सूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है। यानी दल विरोध ये जो उपबंध है, दल विरोधी जो उपबंध किए गए वो किस अनुसूची में किए गए। तो सीधा सीधा प्रश्न है, दल विरोधी जो विषयक उपबंध है वो 10वीं अनुसूची में है। अब देखिए, ये टॉपिक बहुत प्यारा है यूपीएससी का। इस पे आगे आपको और सवाल मिलेंगे 10वीं अनुसूची से। ठीक, तो 10वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची में बताया गया है विभिन्न प्राधिकारियों के वेतन भत्तों की बात की गई है। 5वीं अनुसूची जो कि अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो है, जो 2018 में पूछा गया था कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। पहला, अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए। दूसरा, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। तीसरा, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के लिए। और चौथा, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो इसमें जो पहला है, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, यही सही उत्तर है। 5वीं और 6वीं अनुसूची जो बनी है, अभी 5वीं 6वीं अनुसूची भी यूपीएससी का प्रिय टॉपिक है। इससे भी वो बार बार प्रश्न पूछते हैं। तो 5वीं और 6वीं अनुसूची जो संविधान के मूल संविधान में ही है, उसमें 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में कुछ जो 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उन्हीं राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। और 5वीं जो अनुसूची है, इनसे भिन्न जो अन्य राज्य हैं, इन 4 राज्यों को छोड़कर जो अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधी उपबंध 5वीं अनुसूची में है। और 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। और यह उपबंध जनजातियों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। ठीक,
अब राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, तो राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए ऐसी कोई अनुसूची तो है नहीं। पहली अनुसूची में राज्यों के राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, तो उसी से सीमा निर्धारण होगा। विकल्प जो है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के लिए, तो पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के संदर्भ में किन किन विषयों पर इनका प्राधिकार होगा, शक्तियाँ होंगी, इनके उत्तरदायित्व होंगे, उसके लिए 11वीं अनुसूची दी गई है। ठीक। अगला प्रश्न जो कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह हुक्मबंद किस में किया गया है। हालांकि इस टॉपिक को अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इसका उत्तर देखें क्या हो सकता है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह हुक्मबंद किस में किया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने उद्देशिका देखा है, मूलाधिकार डीपली नहीं देखा है, लेकिन एक नज़र हमने लोगों ने मूलाधिकार को भी देखा है, तो इन दोनों में तो नहीं मिला। अब बच गए दो, ख और घ। तो इसमें जो आंसर है वो मूल कर्तव्य, जो कि भाग 4 का जो जोड़ा गया उसमें जो अनुच्छेद 51 का है, 51 का में 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। तो ये जो 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं, उसी में से एक मूल कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखें, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। तो यह मूल कर्तव्य में है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। अब जैसे यहाँ सन्निविष्ट जो शब्द आया, तो इसका वास्तविक अर्थ नहीं जान रहे हैं, फिर भी एक अंदाज़ा लगे कि उद्देशिका में क्या नहीं है, ये पूछा जा रहा है। भाव समझिए प्रश्न का, जब भाव समझेंगे तो प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। तो भारत की उद्देशिका आपको याद रहनी चाहिए, उद्देशिका को याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। इतनी बात है। अब इतनी बात में से एक प्रश्न बनता है, ये उद्देशिका से और प्रश्न भी है, ये भी बड़ा प्रिय टॉपिक है यूपीएससी का। आगे उद्देशिका से संबंधित और प्रश्न भी मिलेंगे। तो इसमें विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, 4 विकल्प हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, तो इतनी स्वतंत्रताओं की बात की गई है उद्देशिका में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 स्वतंत्रताओं की बात की गई है और 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक, तो ये खाना ही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। यानी भारत के जो संविधान निर्माता है वो लोग किस प्रकार का संविधान बनाना चाहते थे, भारतीय गणराज्य को किस प्रकार का बनाना चाहते थे, इसका जो प्रतिबिंब है वो उद्देशिका में ही मिलता है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, उद्देशिका को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। तो यह संविधान निर्माताओं का जो मत है वह उद्देशिका में प्रकट होता है। ठीक। अगला, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ अनुसूची की बात हो रही है और जनजातीय भूमि की बात हो रही है। तीसरी अनुसूची आप जानते हैं कि इसमें
विभिन्न प्राधिकारियों के शपथ प्रारूप दिए गए हैं। नौवीं अनुसूची जो है वो कुछ कानून जो कि न्यायालय में समीक्षा के योग्य नहीं होंगे उनकी सूची दी गई है। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये तीन तो नहीं हो सकते, ठीक। बच गई 5वीं अनुसूची। 5वीं और 6वीं आप जानते हैं कि 5वीं और 6वीं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए है, अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए बनाई गई है। तो यह जो कृत्य किया जा रहा है भूमि खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत्य और शून्य घोषित किया जा सकता है, जनजातियों के हितों में ऐसा किया जा सकता है। तो 5वीं अनुसूची के अनुसार होगा, ठीक। अगला प्रश्न जो है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची संविधान में पुनर्स्थापित की गई थी? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को 9वीं अनुसूची जो पुनर्स्थापित की गई वो 1951 में की गई, प्रथम संविधान संशोधन के तहत थी। और 1951 में प्रधानमंत्री कौन था? 1900 अंतरिम सरकार जब से बनी थी तब से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल था वो 64 से 66 था। 1964 से 66 लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल था। और इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल है वह एक तो 66 से 77 पहला कार्यकाल जो है इनका 66 से 77 है, और दूसरा 80 से 84 है, 1980 से 84। मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल है वह 77 से 79 है। मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल है 1977 से 79 है, ठीक। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के उद्देश्य का। अब 2020 में ये प्रश्न पूछा गया। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखती। दूसरा, संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। तीसरा, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। चौथा, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का भाग है। हालांकि वो विधानमंडलों की शक्तियों न तो उन्हें शक्ति देता है न तो उनकी शक्तियों को नियंत्रित करता है, न ही ये वाद योग्य है, न्यायालय में इसको लेकर नहीं जाया जा सकता। लेकिन यह संविधान का भाग है। तो संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अन्य भागों की इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा है। इसमें यह कहा गया कि अगर अन्य किसी भाग या किसी अनुच्छेद की व्याख्या में कोई समस्या होती है या उसकी व्याख्या कई तरह से की जा रही है न्यायालयों द्वारा, तो उसमें से कौन सी सटीक व्याख्या है, इसको जानने के लिए हमें उद्देशिका की तरफ देखना होगा। उद्देशिका का जो भाव है वह भाव जिस व्याख्या में समाहित है वही व्याख्या मानी जाएगी, ठीक। इस संदर्भ में उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया। तो यह संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 2021 का प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 को, अब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो संविधान जब लागू हुआ तो संविधान में हमारी वास्तविक स्थिति क्या बताई गई थी कि भारत क्या है। संविधान की प्रस्तावना देखिए, उसमें क्या बताया गया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये 1950 की बात है। बाद में उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के तहत 2 शब्द जोड़े गए।
2 शब्द क्या, 3 शब्द जोड़े गए। एक तो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा एकता और अखंडता। लेकिन 1950 में सिर्फ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बात की गई थी, और 1976 में जब इसे जोड़ा गया, जो कि 1977 से प्रभावी हुआ, तो उसमें कहा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यह जो स्थिति है, यह स्थिति जो है ये 1977 से है, 1950 तक ये स्थिति है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल विरोधी कानून। अब देखिए ये टॉपिक यूपीएससी का प्रिय टॉपिक है। इससे पीछे भी प्रश्न दिखा था, यहाँ भी दिख रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ दिख रहा है आपको। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। दूसरा कथन है, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। तो पहला जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, नाम निर्दिष्ट सदस्य हैं, उनके लिए हम लोगों ने क्या देखा था जब हम लोग 10वीं अनुसूची कर रहे थे, तो उसमें देखा गया कि 6 माह के पहले यदि कोई राजनीतिक नाम निर्दिष्ट सदस्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, उसकी सदस्यता तब नहीं जाएगी। और कोई यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। तो वह 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, ऐसा बंधन उस पर नहीं है। 6 माह के बाद नहीं शामिल हो सकता। अगर 6 माह के बाद हो, 6 माह के पश्चात अगर शामिल होता है तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो यह कथन जो है वो गलत है। दूसरा, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता। तो जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्हीं को दल बदल संबंधी निर्णय करना होता है कि कौन सदस्य अयोग्य हो गया या योग्य है। तो इसके लिए इसमें इस अनुसूची में 10वीं अनुसूची में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि आप इतने दिनों के अंदर निर्णय दे देंगे। तो यह सही है। ठीक। अगला प्रश्न है, 6वीं अनुसूची के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 10 क्षेत्रों को स्वशासी जिला घोषित किया गया है, जहां जिला परिषद और प्रादेशिक परिषदों का गठन किया गया है। बिल्कुल सही है। इस अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इस अनुसूची में एक लिस्ट दी गई है कि किस किन क्षेत्रों को स्वशासी जिला माना जाएगा। तो वो 10 ऐसे स्वशासी जिले चिन्हित किए गए हैं। हालांकि नए जिले राज्यपाल द्वारा घोषित किया जा सकता है या इन जिलों के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक आयोग का गठन होगा, उसकी सिफारिश के आधार पर ही राज्यपाल ऐसा करेंगे। तो ये पहला कथन सही है, बिल्कुल पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इन परिषदों को विधान बनाने और नए प्रशासन का भी अधिकार है। तो कुछ विषय इनको दिए गए हैं जिस पे ये विधि बना सकते हैं और कुछ न्यायिक अधिकार भी इन्हें प्रदान किए गए हैं। तो दोनों कथन सही हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, 3री अनुसूची में निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी का उल्लेख नहीं है। अब देखिए तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया कि शपथ संबंधी बात की गई है कि शपथ, जिन लोगों के शपथ प्रारूप दिए गए हैं संविधान में, तो इस अनुसूची में, तो किन किन प्राधिकारियों के शपथ प्रारूप इसमें दिए गए हैं। तो शपथ प्रारूप जिन जिन प्राधिकारियों के दिए गए हैं उसमें राष्ट्रपति है कि नहीं, तो इसमें राष्ट्रपति नहीं है, न तो राष्ट्रपति हैं, न ही इसमें राज्यपाल है, राज्यपाल भी इसमें नहीं है, राज्यपाल भी इसमें नहीं है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति इसमें नहीं है। ठीक। संसद सदस्य हैं जो उम्मीदवार हैं,
संसद सदस्य बनने के उम्मीदवार जो हैं, या जो विधानमंडलों के लिए उम्मीदवार हैं, उनके शपथ प्रारूप भी इसमें दिए गए हैं। मंत्रियों के लिए शपथ प्रारूप दिए गए हैं। राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए शपथ प्रारूप दिए गए हैं। लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के भी शपथ प्रारूप इसमें दिए गए हैं। राज्य के जो मंत्री हैं उनके भी, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी शपथ प्रारूप इसमें दिए गए। न्यायाधीशों के, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ प्रारूप दिए गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ प्रारूप नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति का जो शपथ प्रारूप है वो एक अलग अनुच्छेद में दिया गया है। राष्ट्रपति का जो शपथ प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। वो अलग से राष्ट्रपति का शपथ प्रारूप दिया गया है। वैसे ही राज्यपाल का भी शपथ प्रारूप अलग से ही दिया गया है। राज्यपाल का भी शपथ प्रारूप इसमें, इस अनुसूची में, जो तीसरी अनुसूची है उसमें नहीं दिया गया, बल्कि 159 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति का शपथ प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है और राज्यपाल का अनुच्छेद 159 में दिया गया है। ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के सीटों की संख्या निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के राज्यसभा की सीटों की संख्या के योग के बराबर है। अब उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा, चौथी अनुसूची की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा की सीटों की संख्या, तो पहला तो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटों की संख्या जानिए, तो ये संख्या 31 है। अब कहा जा रहा है कि किन राज्यों के राज्यसभा की सीटों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो वह 31 के बराबर हो जाए। तो 4 राज्य दिए गए हैं, चारों की सीटों की संख्या जाननी होगी। तमिलनाडु की सीट संख्या 18 है। तमिलनाडु की सीट संख्या 18 है। महाराष्ट्र की 19 है। कर्नाटक की 12 है और बिहार की 16 है। 16 पश्चिम बंगाल की भी है। तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक को अगर जोड़ दिया जाए तो यह 31 के बराबर हो जाएगा, यानी 2 और 4। ठीक। तो राज्यसभा की सीटों की संख्या तो याद रखिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय नहीं है। अब समवर्ती सूची के विषय में कौन सा नहीं है? जन्म मरण सांख्यिकी, परिवार नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना, निखात निधि। तो जन्म मरण सांख्यिकी यह समवर्ती सूची का विषय है। जन्म मरण निखात निधि समवर्ती, जन्म मरण सांख्यिकी ये समवर्ती सूची का विषय है। परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक और सामाजिक योजना, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। निखात निधि यह राज्य सूची का विषय है। यह प्रांतीय सूची का विषय है। प्रांतीय सूची का विषय है। निखात निधि प्रांतीय सूची का विषय है। ठीक। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न थे जिन टॉपिकों को हम लोग अभी तक देखे हैं उनसे संबंधित। तो आगे भी ज्यों ज्यों हम लोग संविधान के अन्य टॉपिकों को पढ़ते जाएंगे उससे संबंधित यूपीएससी के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक।